हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ के ऊपर। जैसा कि आपने कंटिन्यू वीडियो आ रही है, मेरी पहली वीडियो भी इसके ऊपर आई थी, मौलिक अधिकार से भारत के संविधान से संबंधित, जिसके अंदर अपने क्या सा टॉपिक लेके आए थे। अपने उसके अंदर प्रस्तावना का टॉपिक लेके आए थे। कहने का मतलब, प्रस्तावना का मतलब क्या, मौलिक अधिकारों का मिलता जुलता ही रूप होता है प्रस्तावना। पूरे संविधान के बारे में अपने को परिचय बताने का काम करने वाली प्रस्तावना, उसके बारे में अपना टॉपिक लेके आए थे प्रस्तावना, और एक क्लास में उसको पूर्ण कर दिया था। अब उसके बाद में नया टॉपिक चलेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार नया टॉपिक अपना कौन सा, मौलिक अधिकार के नाम से। और इसको एक क्लास में पूर्ण नहीं होगा, कंटिन्यू इसके पार्ट आते रहेंगे, एक पार्ट दो पार्ट, जैसे भी इसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एक क्लास में कभी पूर्ण नहीं होगा। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार शुरू करने से पहले अपने को सबसे पहले शब्द का मतलब पता होना चाहिए। ऐसे ही बीच में मैं आपको आर्टिकल याद करवाते चलूँ, आर्टिकल याद रट्टा मरवाते चलूँ, लेकिन उसका कोई मजा नहीं आएगा, उसका बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मौलिक अधिकार क्या चीज है। मौलिक अधिकार शब्द का मतलब क्या, मौलिक अधिकार शब्द का मतलब क्या होता है, मौलिक जो मूल रूप से है, मौलिक जो मूल रूप से है, अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए हैं। कहने का मतलब मूल रूप से सरकार के द्वारा अपने को मिले गए अधिकार क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जो सरकार के द्वारा हमको दिए गए हैं। अगर इन अधिकारों को अपने नहीं छीन लिया जाता है किसी के द्वारा, कोई हमसे ये अधिकार छीन ले, तो अपने कहाँ पे जा सकते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करवा सकते हैं। तो मैं दूसरा पॉइंट इसको कट करके ये भी बोल सकता हूँ, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम कौन सा कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका, सुप्रीम कोर्ट का होता है। दोबारा से देखना, मौलिक अधिकार शब्द का मतलब जो मौलिक अधिकार अपने को कहाँ से मिले हुए, सरकार से मिले हुए, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट से इसकी रक्षा की जाती है। तो कभी भी अपने ऐसे कह सकते हैं, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का अपने को नहीं मिलने पर अपने किसके दरवाजे खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने इनकी सुरक्षा मांग सकते हैं। तो एक बाइट में एक बात में इसको लाइन को कट करूं तो, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की होती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की होती है। उसके आगे चलते हैं। अभी अपने मौलिक अधिकारों के अंदर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, ये देखते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं, अपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, एक एक आर्टिकल को उठा के चलेंगे, एक एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में बिल्कुल नहीं थे। मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में बिल्कुल नहीं थे। हमने कहाँ से लिए, यूएसए देश से ग्रहण किए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए थे। और अपने को पहला प्रश्न पूछा जाएगा, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए, विदेशी स्रोत है यूएसए देश से। यूएसए देश से लेकर मौलिक अधिकारों को, अब जिस प्रकार अपने कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, बुक का लेसन वगैरह होता है, उसी प्रकार संविधान की जो बुक बनी है उसके अंदर भी लेसन है। और मौलिक अधिकार विदेश से, यूएसए से लेकर कौन से लेसन में, भाग नंबर 3 में रख दिए गए। तो अब इसका दूसरा प्रश्न बनेगा, मौलिक अधिकार संविधान में कौन से भाग में रखे गए, भाग नंबर 3 में रखे गए। उसके बाद जिस प्रकार लेसन होता है, जिस प्रकार लेसन होता है, लेसन में एक एक पॉइंट होता है, उसी प्रकार यहाँ पे संविधान के अंदर अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, उन्हें अनुच्छेदों को आर्टिकल भी कहा जाता है। यूएसए देश से लिए भाग नंबर 3 में रख दिए गए, और जहां पे भाग नंबर 3 शुरू होता है, जहां पे एंड होता है, भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से शुरू होता है, भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से शुरू होता है, और भाग नंबर 3 अनुच्छेद 35 पे एंड होता है। तो अपने कह सकते हैं, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में यूएसए देश से लेकर भाग नंबर 3 में रखे गए, और कौन से अनुच्छेदों में, 12 से 35 तक कौन से रखे गए, मौलिक अधिकार रखे गए। उसके बाद मूल संविधान, जब मूल संविधान बना था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब उस समय मूल संविधान बना था, उस मूल संविधान के समय की बात करूं तो भारत में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे।
और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो वर्तमान में पूछ सकता है भारत के संविधान में कौन सा मौलिक, कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। अब यहाँ से आप कंटिन्यू मेरे को वापस प्रश्न करोगे, सर छठा कौन सा, सातवां कौन सा था जिसको हटा दिया गया, जिसको कम कर दिया गया? तो आपको मैं बता देता हूं। जो मौलिक अधिकार यहाँ से हटाया गया था, जो मौलिक अधिकार यहाँ से हटाया गया था उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार कहाँ से हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार भाग नंबर 3 से 12 से 35 तक जो अनुच्छेद थे उनमें से ये संपत्ति का अधिकार 19(5) में और अनुच्छेद 31 में पड़ा हुआ था। संपत्ति का अधिकार 19(5) और अनुच्छेद 31 में पड़ा हुआ था। फिर इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, उसे बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, जो कि कब हुआ? 1978 में हुआ था। और उसी संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो कितने रह गए? 6 रह गए थे। अब आप बोलोगे सर इसको हटाया जरूर था लेकिन इसको रखा कहाँ पे था? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके बिना बताए मैं बता देता हूँ। संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर इसको भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300 क में इसको वर्तमान में रख दिया गया। तो पहला प्रश्न आपसे बनेगा, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में पड़ा है? 300 क में पड़ा है। और अब की बार रीट में पूछा गया प्रश्न था, बेसिक से द्वारा समझना। मौलिक अधिकार की बात करूं, भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य यूएसए देश से लिए गए थे। मूल अधिकार में 7 थे, वर्तमान में 6 रह गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 19(5) में था, 31 में था, हटा के भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300 क में इसको रख दिया गया। उसके बाद आगे बात चलती है। अब अपने पढ़ते हैं 6 कौन कौन से है। 6 पढ़ते हैं और 6 देखते हैं कौन से अनुच्छेदों में 6 को काउंट करेंगे, उनके बारे में देखते हैं। कौन से अनुच्छेदों में इनको काउंट करेंगे इसके बारे में, इसके अपने जानकारी देखते हैं अभी। सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं अपने मौलिक अधिकार जो 6 वर्तमान में कौन से। सबसे पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के मध्य है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। आप बोलोगे सर 12 और 13 कहाँ पे गए? मैं 12 और 13 को भी लेके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनको कंटिन्यू उतार लेते हैं अपने। समानता का अधिकार पहला अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य है। दूसरा अधिकार पड़ता है उसे बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार पड़ता है उसे बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 अनुच्छेद के मध्य पड़ता है। कहाँ से लेकर? 19 से लेकर 22 के मध्य पड़ता है। तीसरा जो अधिकार आता है उसे बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि कहाँ पे पड़ेगा? जो कि पड़ेगा 23 व 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर की बात करूं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसे बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि कहाँ पे है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के मध्य पड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेकर 25 से लेकर 28 के मध्य पड़ता है। मैं बात करूं भाग नंबर 5 की या फिर इसके 5वें की बात करूं, इसे बोलते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? 29 और 30 अनुच्छेद में आता है। 29 और 30 अनुच्छेद में कौन से? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। मैंने पहले ही बताया था 31 को हटा दिया गया, तो ओनली 32 का जो अनुच्छेद में पड़ता है उसे बोलते हैं संवैधानिक विचारों का अधिकार। संवैधानिक विचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में पड़ता है? जो कि अनुच्छेद 32 में पड़ता है। कंटिन्यू द्वारा देख लेना। मैंने कहा थे पहले तो 7 थे, अब वर्तमान में 6 रह गए। कौन की? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। वर्तमान में कहाँ पड़ा ये? भाग 12 के अंदर कौन से अनुच्छेद में? 300 क में रखा गया है।
अब 6 कौन से है? समानता का अधिकार 14 से 18 के मध्य पड़ता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के मध्य पड़ता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के मध्य पड़ता है। मैं बात करूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य पड़ता है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 के मध्य पड़ता है। लास्ट की बात करूं संवैधानिक विचारों का अधिकार 32 के अंदर पड़ता है। अब आप बोलोगे सर 12, 13, 33, 34 और 35 कहाँ पे गए? आपने तो कहा था ये तो 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन 35 इन पांचों को अलग रखा गया। इन पांचों के बारे में भी अपने बात करेंगे। इसके आगे चलते हैं। अब अपने एक एक अनुच्छेद को उठाते हैं, यहां से एक एक अनुच्छेद को उठा के अभी चलते हैं, आपको पता चल जाएगा जस्ट कैसे अपने को मौलिक अधिकार पढ़ने चाहिए। एक एक अनुच्छेद को लेकर चलते हैं अभी। देखना, सबसे पहले मैं बात करूं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। दूसरी बात बता दूं, पॉलिटिकल के अंदर राज्य शब्द का मतलब देश ही होता है। पॉलिटिकल के अंदर राज्य शब्द का मतलब देश ही होता है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। और राज्य क्या होता है? कहा गया कि राज्य किसको बनाएंगे, उसकी बनाने की क्या शर्तें होनी चाहिए। तो इस संविधान में, इस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि राज्य यानी कि देश उसे ही बनाएंगे जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर संसद होनी चाहिए, जिसके अंदर विधान मंडल होना चाहिए, जिसके अंदर संसद होनी चाहिए, जिसके अंदर विधान मंडल होना चाहिए। उसके बाद जिसके अंदर संघ सरकार होनी चाहिए, जिसके अंदर संघ सरकार होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या, राज्य सरकार होनी चाहिए। एक संघ सरकार होनी चाहिए, राज्य सरकार होनी चाहिए, संसद होनी चाहिए, कानून बनाने के लिए विधान मंडल व संसद होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ स्थानीय निकाय भी होने चाहिए। कुछ स्थानीय निकाय जिसे अपने क्या समितियां वगैरह बोलते हैं वो होनी चाहिए। ये जब सारी बातें कंप्लीट होती है तो अपने कह सकते हैं वो राज्य पूर्ण होता है। ऐसे किसी को अपने देश घोषित नहीं कर सकते। आपसे सीधा पूछा जाएगा राज्य शब्द की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 12 के अंदर कहा गया जिसके अंदर संसद हो, विधानमंडल हो, संघ सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय निकाय होते हैं, उसे किस में रखा जाता है? उसे राज्य शब्द में रखा जाता है, उसे राज्य शब्द में रखा जाता है। बात करते हैं अपने आर्टिकल 13 की। अनुच्छेद 13 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 13 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 13 में 3 धाराओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 में 3 धाराओं को, अलग अलग धाराओं को उल्लेख किया है। उसी 3 धाराओं को देखते हैं। सबसे पहली धारा, 2 धारा और 3 धारा, 3 धाराओं का इसके अंदर उल्लेख किया है। अनुच्छेद 13 अपने को यह बताता है जिस समय संविधान बना, जिस समय मतलब ये संविधान बना, जिस समय संविधान बना तो संविधान से पहले जो भी बातें थी, इस संविधान से पहले यहाँ पे जो भी कानून थे और जो इस संविधान के साथ मैच नहीं होते तो उनको असंगत मान लेंगे। कहने का मतलब संविधान से बाद, संविधान निर्माण से पहले जो भी बातें हो रही थी, जो भी कानून किसी कमेटी के ऊपर लागू थे, किसी साम्राज्य के ऊपर, किसी राज्य के ऊपर लागू थे, अगर वो मूल संविधान के साथ मैच नहीं करते, वो बातें, वो पहले वाली बातें इस संविधान के साथ मैच नहीं करते तो उसको पहले वाली को असंगत मान लिया जाएगा। दूसरा ये बोलते हैं संविधान तो ये बन गया, संविधान तो ये बन गया, लेकिन संविधान के बाद की कोई बातें, संविधान के बाद की कोई बातें इसके साथ मैच नहीं करती तो बाद वाले को असंगत मान लिया जाएगा। तो किसको असंगत मान लिया जाएगा? तो बाद वाले को असंगत मान लिया जाएगा। अगली बात, उसके बाद तीसरी धारा में क्या कहा गया? तीसरी धारा में विधि शब्द की परिभाषा दी गई। कौन सी शब्द की? विधि शब्द की परिभाषा दी गई। विधि क्या होता है? विधि का शाब्दिक अर्थ होता है कानून। विधि का शाब्दिक अर्थ क्या? विधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विधि का शाब्दिक अर्थ कानून होता है। इसमें कहा गया, इसमें कहा गया कानून क्या चीज होता है? संघ सरकार, संघ सरकार, या फिर मैं बात करूं संघ सरकार में क्या होती है? संसद होती है। राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार की बात करूं तो इसके अंदर विधानमंडल होती है, कानून बनाने के लिए इसके अंदर विधानमंडल, इसमें संसद होती है।
संसद व विधानमंडल के द्वारा, संसद व विधानमंडल के द्वारा कोई भी आदेश, परिपत्र, सूचना, नियम, अध्यादेश आदि जो भी जारी किए जाते हैं वो सारे के सारे कानून के अंतर्गत आते हैं, विधि के अंतर्गत आते हैं। दोबारा समझना, 13 के अंदर 3 धाराएं दी गई। पहली धारा बोलते हैं संविधान से पहले की बात असंगत हो जाएगी, दूसरी बोलते हैं संविधान के बाद की बातें असंगत हो जाएगी, तीसरी विधि शब्द की परिभाषा देती है। विधि का मतलब संसद या फिर विधानमंडल के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं, परिपत्र जारी किए जाते हैं, सूचना जारी की जाती है, नियम, अध्यादेश या फिर अधिसूचना जो भी जारी किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे कानून होते हैं। इस शब्द की परिभाषा कहाँ पे दी गई? अनुच्छेद 13 के अंदर दी गई। उसके बाद आगे चलते हैं, अभी अपने अभी मैंने कहा था 12 और 13 कंप्लीट देख लिया, फिर मैंने कहा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 के मध्य पड़ता है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 के मध्य पड़ता है। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं अनुच्छेद 14 को। कौन से को? अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरी वह विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण की बात कहाँ पे की गई? अनुच्छेद 14 में। अब आप बोलोगे सर होता क्या चीज है? ये तो बुक में भी बहुत लिखा गया है, मैं बता देता हूं। विधि शब्द का मतलब अभी बताया आपको क्या होता है, कानून होता है। तो ये अनुच्छेद 14 ये बोलते हैं कानून के सामने समक्ष, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून के सामने, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सारे समान हैं। इसे बोलते हैं विधि के समक्ष क्षमता, जो कि अपने कहाँ से लेके आए थे? इंग्लैंड से लेके आए थे। कौन सी? विधि के समक्ष क्षमता, विधि के सामने सारे समान है। कहाँ से लेके आए? इंग्लैंड से लेके। दूसरी बात ये बोलते हैं विधि के समान संरक्षण, यानी विधि, कानून या फिर कानून की बात करूं, कानून का सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, कानून को सभी वर्गों को समान संरक्षण दिया जाएगा। उसे बोलते हैं विधि का समान संरक्षण, जो कि अपने कहां से लेके आए थे? यूएसए देश से लेके आए थे। दोबारा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता की बात की गई, जो कि यानी कि कानून के सामने सारे समान होते हैं, इसे इंग्लैंड से लिया गया। और विधि के समान संरक्षण, यानी कि कानून सभी को समान रूप से मिलेगा, जो कि यूएसए देश से लेके। लेकिन इसका एक अपवाद के रूप में एक आर्टिकल काम करता है। अपवाद के रूप में जो काम करता है उसे बोलते हैं 361। अगर मैं 361 अनुच्छेद की बात करूं, अगर मैं अनुच्छेद 361 की बात करूं तो 361 क्या बोलता है? 361 अनुच्छेद ये बोलता है भी अपने सबके ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन किसको छोड़कर? लेकिन यह राष्ट्रपति और किसके ऊपर? राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होता। कहने का मतलब सबके ऊपर कानून लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होता। 361 में यह बात लिखी गई, कहा गया राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार नहीं कर सकते। पद पर रहते हुए क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 14 के अंदर लिखी गई है। आगे चलते हैं अभी अपने। मैं बात करूं अनुच्छेद 15 की, बात करूं तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 15 में संविधान में क्या बोला गया? अनुच्छेद 15 में संविधान में यह बोला गया राज्य मतलब देश, राज्य किसी भी नागरिक के साथ
जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये बात बताने वाला कौन सा अनुच्छेद 15(1)। दोबारा समझना, 15(1) में ये बोला गया, 15(1) में ये बोला गया कि 15(1) में बोला गया राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जन्म स्थान उसका कहाँ पे हुआ उसके आधार पे, उसका लिंग क्या है उसके आधार पे, या फिर उसका धर्म क्या है इसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन सा बोलते हैं? 15(1) बोलता है। मैं अगर 15(2) की बात करूं, यहां ही लगते हैं, अगर मैं 15(2) की बात करूं, 15(2) क्या बोलता है? 15(2) ये बोलता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन सभी बातों को आधार बनाते हुए, कहने का मतलब राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, धर्म आदि को आधार बनाते हुए किसी सार्वजनिक पार्क, किसी सार्वजनिक पार्क, मनोरंजन के साधन, सार्वजनिक पार्क, मनोरंजन के साधन, दुकान, तालाब व कुएं आदि के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? 15(2) में लिखी गई है। कंप्लीट सुनना द्वारा, 15(1) में लिखा गया राज्य किसी भी नागरिक के साथ, राज्य का मतलब क्या? देश होता है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, धर्म आदि के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) में कहा गया इन सभी बातों को आधार बनाते हुए राज्य सार्वजनिक पार्कों के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा, सभी को प्रवेश करने देगा, मनोरंजन के जो भी साधन है उसके ऊपर भेदभाव नहीं करेगा, दुकानों के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा, जो कि उचित मूल्य की दुकानें होती है, जो कि उचित मूल्य की दुकानें होती है उसके ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद तालाब के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा और कुएं या फिर बावड़ी के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। ये बात कौन सा आर्टिकल? 15(2) ये बोलते हैं अपने को। मैं बात करूं 15(3) की, 15(3) की अगर अपने बात करें तो 15(3) में कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। सिर्फ महिला व बच्चों को, सिर्फ महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान दिए गए, विशेष प्रावधान दिए गए। कहने का मतलब इनको पुरुषों से थोड़ा सा उच्च बढ़ के माना गया। महिला व बच्चों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, पुरुषों से बढ़कर थोड़ा सा माना गया, संविधान में थोड़ा सा उच्च ओहदा दिया गया। किसको? महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान की बात कौन से आर्टिकल में? 15(3) में करते हैं। 15(4) की बात करूं, 15(4) की बात करूं, 15(4) में भी इतना कोई खास नहीं है। 15(4) में नॉर्मल सी बात कही गई है, जहां पे कहा गया 80 व एसटी के बारे में कहा गया। ओनली 80 व एसटी को शैक्षणिक स्तर में, शिक्षा के स्तर में, शैक्षणिक स्तर में विशेष प्रावधान या फिर विशेष आरक्षण दिया जाएगा। किसको? ओनली SC/ST को शैक्षणिक स्तर में विशेष प्रावधान या फिर विशेष अपने को आरक्षण कहाँ पे देखने को मिलता है? 15(4) में, जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। उसके जस्ट बाद कौन सा आता है? 15(5) आता है। उसके जस्ट बाद 15(5) आया था और 15(5) में कहा गया जो भी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो भी पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं, जो भी पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं, उनके लिए विशेष आरक्षण की बात की गई थी। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की बात कहाँ पे की गई है? 15(5) में की गई है, जो कि 93वें संविधान संशोधन, जो कि 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया था। लास्ट 15(6) की बात कर लेते हैं, बेसिक सी 15(6) की बात करते हैं। 15(6) में सामान्य वर्ग के जो भी होते हैं, सामान्य वर्ग के जो भी मेंबर्स लोग होते हैं, सामान्य वर्गों को शिक्षा के स्तर में, सामान्य वर्गों को शिक्षा के स्तर में कितने % का आरक्षण दिया गया? 10% का आरक्षण दिया गया, जो कि कौन सा? 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। कंप्लीट आपको मैं बता देता हूँ। 15(1) में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 15(2) में जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग, स्थान या फिर आदि को आधार बनाते हुए किसी सार्वजनिक स्थानों के ऊपर
पार्कों के ऊपर, मनोरंजन के साधनों के ऊपर, दुकानों के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे। 15(3) की बात करूं तो महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान दिए गए। अगर मैं 15(4) की बात करूं जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और SC/ST को विशेष प्रावधान दिया गया शैक्षणिक स्तर में। अगर मैं 15(5) की बात करूं तो पिछड़े वर्गों को विशेष आरक्षण दिया गया। 15(6) की बात करूं तो सामान्य वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया पढ़ाई की शिक्षा के स्तर में, जो कि 93वें संविधान संशोधन और ये 103वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसके बाद अपने जस्ट बात करते हैं अभी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कोई इतना ज्यादा खास नहीं है, बेसिक से पढ़ते हैं अनुच्छेद 16 को। अनुच्छेद 16(1) की बात करूं, अनुच्छेद 16(1) की बात करूं तो लोक नियोजन व अफसर की समता की बात की गई है। अनुच्छेद 16(1) में लोक नियोजन व अफसर की समता, लोक नियोजन व अफसर की समता की बात की गई, यानी कि सरकारी नौकरी का समान सभी को अवसर मिलेगा। इसकी बात कहाँ पे की गई है? 16(1) में की गई है। 16(2) क्या बोलता है? 16(2) ये बोलता है जो भी अपने 15 के अंदर जाति, मूल, वंश, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि पढ़ के आए हैं, उन सभी बातों को आधार बनाते हुए सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये बात कहाँ पे लिखी गई? 16(2) में लिखी गई। 16(1) बोलता है लोक नियोजन व अफसर की समता, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। 16(2) बोलता है सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। 16(3) की बात करूं, 16(3) में क्या बोला गया? 16(3) में बोला गया किसी विशेष मामलों में कोई गंभीर मामला आ जाए संसद के सामने, तो किसी विशेष कोई गंभीर मामले संसद के सामने आ जाए, उस समय सरकारी नौकरी में क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है। किसी विशेष मामलों में सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात कहाँ पे? 16(3) में की जाती है। और 16(4) की बात बता दूं, 16(4) ये बोलता है जहां भी 80 या फिर एसटी को, जहां भी 80 व एसटी को ऊपर वाले कोई भी हाथ नहीं मिला, ऊपर वाले में कोई भी आरक्षण नहीं मिला, तो 16(4) में स्पेशल 80 व एसटी को आरक्षण सरकारी नौकरी में दी गई है, जो कि कौन से आर्टिकल में? 16(4) में। 16 के अंदर लोक नियोजन व अफसर की समता, क्या जिसे सरकारी नौकरी का समान अवसर प्रदान किया जाएगा, उसकी बात करते हैं। 16(2) सरकारी नौकरी में विशेष मामलों में सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है। 16(3) की बात करूं, विशेष मामलों में आरक्षण दिया जा सकता है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और यहाँ 16(3) में 4 में बता दूं 80 व एसटी को विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। ये 16 के अंदर लिखा गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। बात करूं मैं अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में क्या लिखा गया? अस्पृश्यता अंत, या फिर जिसे मैं बोल सकता हूं छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 17 में कहा गया जो अपने छुआछूत की भावना रखते हैं उसका अंत, अनटचबिलिटी का अंत कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 17 में कहा गया, छुआछूत का अंत किया गया। और इसी छुआछूत के लिए एक अधिनियम बना था जिसे बोलते हैं अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कौन से सन में बना? 1955 में बना। लेकिन यह शब्द संसद को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसका नाम बदलकर नागरिक निवारण अधिनियम 1955 कर दिया गया, क्योंकि यह सर्वप्रथम कब बना था? 1955। लेकिन ये नाम चेंज किया गया 1976 में था। दोबारा समझना, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का अंत किया गया, जिसे छुआछूत का नाम से भी जानते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना था।
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना था। 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या, नागरिक निवारण अधिनियम 1955 कर दिया गया। उसके बाद अपने पढ़ते आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 की मैं बात करूं, आर्टिकल 18 में क्या, टाइटल के बारे में, टाइटल यानी कि उपाधि के बारे में, अनुच्छेद 18 की बात करूं, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया, उपाधियों का अंत किया गया, यानी कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यह कौन से आर्टिकल में लिखा गया, अनुच्छेद 18 में लिखा गया। अनुच्छेद 18 में इसके अलावा दो बातें और भी लिखी गई। कहा गया भारत में कोई भी नागरिक उपाधि ग्रहण नहीं करेगा सिवाय राष्ट्रपति के मर्जी के, क्योंकि राष्ट्रपति किसी को स्वीकृति नहीं देता सिवाय दो उपाधियों को छोड़ के। एक तो जो आर्मी या फिर सेना के क्षेत्र में मिलती है, सेना क्षेत्र में जो भी उपाधियां मिलती है उसको छोड़ के, और दूसरी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपाधियां मिलती है उसको छोड़ के। इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इस बात का उल्लेख कहाँ पे मिलता है अपने को, अनुच्छेद 18 के अंदर मिलता है। फिर एक 1954 में, जब 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई, तो कहा गया भारत रत्न भी एक क्या है, भारत रत्न भी एक उपाधि है। कहा गया भारत रत्न भी क्या, भारत रत्न भी एक उपाधि है। लेकिन इससे एक केस संबंधित आया, इसका एक केस आया कोर्ट के अंदर, जिसको लड़ते हुए बालाजी राघवन केस आया। कौन से सन में, 1995 के अंदर। कौन से सन में, 1995 के अंदर बालाजी राघवन केस आया, जो ये कहता है, जो क्या कहता है, भारत रत्न किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, ये तो एक प्रकार का क्या, एक प्रकार का पुरस्कार है। ये कौन सा केस बोलता है, बालाजी राघवन केस 1995 में क्या बोलता है, ये किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, ये तो एक प्रकार का पुरस्कार है। दोबारा समझना, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया, उपाधियों का अंत किया गया सिवाय किसको, सेना क्षेत्र को छोड़ के, शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के। 1954 में जो भारत रत्न शुरू किए गए थे, कहा गया भारत रत्न एक उपाधि है, लेकिन बालाजी केस 1995 में ये बोलता है भारत रत्न किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, यह तो एक किसी विशेष क्षेत्र में दिया गया, क्या है, एक किसी विशेष क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार है। उसके बाद में आपको मैं कंटिन्यू सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। 12 के अंदर क्या पढ़ा, राज्य शब्द की परिभाषा। 13 के अंदर 3 धाराओं के बारे में। 14 के अंदर क्या पढ़ा, 14 के अंदर अपने नॉर्मल सी बात पढ़ के, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समान संरक्षण। 15 के अंदर भेदभाव। 16 के अंदर लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में अनटचबिलिटी का अंत किया था। 18 में उपाधियों का अंत किया था। और जैसे ही 14 से लेकर अपने 18 तक कंप्लीट करते हैं, तो आपका एक पॉइंट कंप्लीट होता है। कौन सा पॉइंट, समानता का अधिकार। एक कौन सा पॉइंट आपका कंप्लीट होता है, समानता का अधिकार आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि 14 से लेकर कहाँ तक था, 18 तक था। उसके बाद अपने पढ़ेंगे कल। नमस्कार।